नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी बिल्कुल फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति अंगरक्षक परेड ग्राउंड में राष्ट्रपति पोलो कप प्रदर्शनी मैच देखेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम। पीएम मोदी विशेष सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। वहीं 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फॉरेंसिक विज्ञान और एआई के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्देश्य अब तक प्रमुख पुलिस चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा करना और विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोड मैप की रूपरेखा तैयार करना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान में कल 3 दिवसीय 60वीं डीजीएसपी की और जीएसपीज कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। जैसलमेर से दिल्ली के बीच प्रतिदिन संचालित होने वाली जैसलमेर एक्सप्रेस को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ रहे। वहीं जैसलमेर एक्सप्रेस का नाम बदलकर स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर सरदार एट 150 यूनिटी मार्च के अंतर्गत सरदार गाथा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राजस्थान के अजमेर में आगामी उर्स मेले के पहले ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, जिसके तहत आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बल तैनात किए गए। सेंट्रल एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल को आखिरकार बैंकॉक से गिरफ्तार कर लिया गया। हरसिमरन इस साल जनवरी में फर्जी पासपोर्ट के सहारे बैंकॉक फरार हो गया था। हरसिमरन के खिलाफ हत्या, जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट के तहत कई गंभीर मामले दर्ज। डीजीसीए ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल A320 फ्लीट के लिए विमानों में सुधार हेतु एक टेक्निकल एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद एयरलाइंस में विमान में निर्देशित अपडेट्स किए। टेक्निकल एडवाइजरी के अनुरूप अपडेट्स के कारण कई भारतीय एयरलाइंस की सेवाएं प्रभावित हैं। एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह दी है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर कहा कि सत्र में एसआईआर के ऊपर चर्चा होनी ही चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल का यूपी के कानपुर में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। राहुल गांधी ने कहा श्री प्रकाश जायसवाल का निधन कांग्रेस के लिए एक अपूरणीय क्षति। 2 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले काशी तमिल संगमम 4.0 पर उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। काशी तमिल संगमम एक ऐसी पहल है जो तमिलनाडु और काशी के बीच गहरे और सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाती है। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी इस वर्ष के संस्करण की मुख्य विशेषताओं, आयोजन की गई प्रमुख पहलों, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आउटरीच कार्यक्रमों और KTS 4.0 के लिए मंत्रालय की तैयारियों को साझा करेंगे।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी की सरकार पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने निशाना साधते हुए बैकडेट में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाया। आईआरएस विवेक चतुर्वेदी को नया सीबीआईसी चेयरमैन बनाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के फैसले के बाद कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में एक जिला एक उत्पाद दुकान का उद्घाटन किया। जीडीपी ग्रोथ पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्र को सराहा, कहा सुधारों की निरंतरता का परिणाम दिख रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदार कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कहा कि सौभाग्य का विषय है कि इस साल हम छत्तीसगढ़ की रजत जयंती दिवस मना रहे हैं और ऐसे अवसर पर देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी का आगमन इस पावन धरा पर हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। पश्चिम रेलवे तत्काल बुकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण संशोधन की तैयारी में है। मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस के लिए तत्काल टिकट अब सिस्टम द्वारा जनरित 1 टाइम पासवर्ड ओटीपी के प्रमाणीकरण के बाद ही जारी किए जाएंगे और ये 1/12/2025 से लागू होगा। आईएनए अजयवाला ने शरद ऋतु सत्र के लिए पासिंग आउट परेड की मेजबानी की। ये परेड प्रशिक्षुओं के गहन प्रशिक्षण का समापन है जो अधिकारी के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। आरएसएस के पदाधिकारियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने सिख समुदाय के साथ मिलकर गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत के उपलक्ष्य में साकेत डिलियान स्थित संघ कार्यालय भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे रायगढ़ में खोपोली नगर निगम चुनाव के लिए परिवर्तन विकास अघाड़ी अभियान की बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ इकाई का पुनर्गठन किया। 41 नए जिला अध्यक्ष नियुक्त। कर्नाटक कांग्रेस के में नेतृत्व विवाद एक बार फिर से उभर कर सामने आ गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच सत्ता संतुलन को लेकर बढ़ती खींचतान अब खुले विवाद में बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने पार्टी में विवाद को लेकर शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि कर्नाटक का मौजूदा संकट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की लापरवाही और लंबे समय से चली अनदेखी का नतीजा है। उत्तराखंड ग्रेजुएट लेवल पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को किया गया गिरफ्तार। आर्थिक क्षेत्र में देश प्रगति और जीडीपी ग्रोथ को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार को सराहा है। कहा है विकसित भारत की ओर बड़ा कदम। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जीडीपी वृद्धि दर 8.5%। देश में आज सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा निर्यात और सबसे अधिक विदेशी पूंजी निवेश हो रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने 1 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र पर कहा कि सरकार की 2 प्राथमिकताएं हैं, कानून का राज और युवाओं को रोजगार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुलाबगंज में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ साथ प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। भारत की 8वीं बटालियन के कमांडेंट श्री पीके तिवारी के नेतृत्व में 80 बचाव कर्मियों वाली 2 एनडीआरएफ टीमें विशेष एचडीआर उपकरण और राहत
सामग्री के साथ वायुसेना के विमान से कोलंबो पहुंची। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि हवाई और समुद्री मार्ग से लगभग 27 टन राहत सामग्री पहुंचाई गई है। इसके अलावा और भी सामग्री अभी भेजी जा रही है। चक्रवात दितवा का कहर श्रीलंका में जारी है। श्रीलंका में भारी बाढ़, मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के कारण अगले 12 घंटों में और बाढ़ की आशंका जताई गई है। दितवा से अभी तक 56 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 23 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बता दें कि बाढ़ के कारण श्रीलंका के पूर्वी और मध्य इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने के कारण ज्यादातर मौतें भूस्खलन से हुई हैं। दितवा चक्रवात से राजधानी कोलंबो समेत लगभग 44,000 लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालने में वायुसेना की मदद ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात दितवा से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ साथ मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी से कोलंबो में राहत सामग्री पहुंचाने की जानकारी दी है। श्रीलंका में तबाही के बाद अब चक्रवात दितवा भारत की ओर बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि श्रीलंकाई तट से उठकर दितवा तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल की ओर आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने चक्रवात दितवा के मद्देनजर चेन्नई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। चक्रवात दितवा पर तमिलनाडु के कुड्डालोर में भारी बारिश की चेतावनी। डीएमसीबी आदित्य सेंथिल कुमार ने बताया कि प्रशासन ने 233 राहत सेंटर को चिन्हित किया है ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके और उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा सके। कुड्डालोर जिला प्रशासन ने तैयारी के साथ साथ मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1077 जारी किया। कोई भी शिकायत होने पर लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चक्रवाती तूफान दितवा के पुडुचेरी में रविवार तक और तटीय आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में 1 दिसंबर तक भारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी दी। तमिलनाडु के संवेदनशील तटीय जिलों विलुपुरम, चुंगलपट्टू, तिरुवल्लूर, नागपट्टनम, तिरुवारूर, तंजावुर, पुडुकोट्टोई और मलयाडुथुरै में 14 टीमें तैनात की गई हैं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कश्मीर में इस साल नवंबर का तापमान पिछले 17 वर्षों में सबसे कम दर्ज किया गया है। रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। श्रीनगर में तापमान में गिरावट से डल झील के ऊपर कोहरे की एक परत छाई हुई है, जहां आज का न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Welcome to the world that is future ready. Swipe your world, go shopping, grab offers, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, world. Click your world, utility bills, quick payments, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, world. This isn't just banking. It's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. ब्रेक के बाद स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद में कैटेगरी बी में दोबारा निर्वाचित किया गया और इस कैटेगरी में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में रुचि रखने वाले कुल 10 देशों को शामिल किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमरावती में 15 नए बैंक और बीमा कंपनी कार्यालयों की आधारशिला रखी। इस मौके पर सीएम चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण मौजूद रहे। राज्य सरकार के अनुसार इस परियोजना के जरिए कुल 1328 करोड़ रुपए का निवेश होगा और क्षेत्र में 6541 नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत में पर्यटन उद्योग आने वाले वर्षों में 20% की वृद्धि के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत की पर्यटन क्षमता 2030 तक और उसके बाद और भी ज्यादा बढ़ेगी। फिक्की की 8वीं एजीएम के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ता मध्यम वर्ग पर्यटन को नई दिशा दे रहे हैं। साथ साथ व्यक्तिगत आय पर 12 लाख रुपए तक की कर छूट ने भी घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया है। फिक्की की वार्षिक आम बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस समय अमेरिका, यूरोपीय संघ सहित करीब 50 देशों और समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, तो वहीं केंद्र का सामूहिक मिशन एक आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और फ्यूचर रेडी भारत के निर्माण के साथ स्पष्ट है, जिसे इनोवेशन और देश की युवा शक्ति से सपोर्ट मिल रहा है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने जुलाई सितंबर तिमाही में 8.2% की वृद्धि दर हासिल की और ये 6 तिमाहियों का उच्चतम स्तर। मूडीज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 7% और अगले वर्ष 6.4% जीडीपी विस्तार के साथ भारत उभरते बाजारों और पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास का नेतृत्व करेगा। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन में वास्तविक हिसाब से 3.5% की वृद्धि हुई है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 4.1% की तुलना में कम है। वित्त वर्ष 2026 की जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान भारत का निजी अंतिम उपभोग व्यय बढ़कर 7.9% हुआ, जो पिछली 3 तिमाहियों में सबसे अधिक वृद्धि दर है। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अक्टूबर 2025 के आंकड़े अब 1 दिसंबर को किए जाएंगे जारी। सरकार ने जीडीपी रिलीज के कारण बदली तारीख। लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावशाली देश। भारत को 27 देशों में तीसरा स्थान दिया गया है, तो वहीं अब भारत की आर्थिक क्षमता रैंकिंग 1 स्थान सुधरकर तीसरे स्थान पर पहुंच गई। भारत में कोयला खनन को रफ्तार देने के लिए सरकार ने 18 नई कंपनियों को सरकारी सूची में शामिल किया है। इसके साथ ही अब ऐसी एजेंसी की कुल संख्या 45 हो गई। सरकार का कहना है कि इस कदम से कोयला सहित खनिज संसाधनों की खोज तेज होगी, तकनीकी क्षमता बढ़ेगी और देश के खनन क्षेत्र में निजी भागीदारी को नई दिशा मिलेगी। देश के शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 2.5% बढ़कर वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 0.94 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसकी वजह फीस आय में बढ़ोतरी और ऑपरेटिंग खर्चों का नियंत्रण में रहना है।
आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ये कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन और वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में पाई गई गंभीर कमियों, विशेषकर केवाईसी नियमों से जुड़ी खामियों के चलते किया गया। केंद्रीय जीएसटी प्राधिकरण ने वस्तु के निर्यात पर कथित रूप से गलत रिफंड के लिए टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पर 41 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने वायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को शेयरों का अलॉटमेंट रोका। कंपनी ने 100 करोड़ रुपए के राइट्स इश्यू के लिए जमा किए गए 25 करोड़ रुपए के सोर्स पर शंका जाहिर की। भारत में प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल निवेश इस वर्ष अक्टूबर में 5.3 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गया है, जो कि मासिक आधार पर 9% की वृद्धि को दर्शाता है। कारोबारी सत्र के दौरान सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जिससे सोने की कीमत 1,26,500 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक हो गई है और चांदी की कीमत 1,64,000 रुपए प्रति किलो से अधिक हो गई। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड और कारोबारियों के बीच एक मुश्त निपटान योजना को मंजूरी दी। इससे 5,682 कारोबारियों को 1,950 करोड़ रुपए के भुगतान का रास्ता हुआ साफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा ऑटो पेन से हस्ताक्षर किए गए दस्तावेजों को रद्द कर दिया। ट्रंप ने दावा किया है कि बाइडेन के लगभग 92% ऑर्डर इसी मशीन से साइन हुए थे। ट्रंप ने बाइडेन पर आरोप लगाया कि ऑटो पेन को अवैध तरीके से चलाया गया था। उन्होंने बाइडेन पर नियंत्रण खोने और स्टाफ पर निर्भर रहने का भी आरोप लगाया। अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी USCIS ने शरण से जुड़े सभी मामलों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। एजेंसी के डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने बताया कि ये कदम सुरक्षा मापदंडों को और मजबूत करने के लिए उठाया गया, ताकि हर विदेशी नागरिक की गहराई से जांच की जाए और स्क्रीनिंग की जा सके। USCIS डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने कहा कि जब तक सभी जरूरी प्रक्रियाओं की पुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक फैसले लंबित रहेंगे। इसी बीच अफगान पासपोर्ट धारकों के वीजा जारी करने पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। हांगकांग के ताइपो इलाके में स्थित वांगफुक में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है। 200 से अधिक लोग अभी भी लापता। हांगकांग के भ्रष्टाचार विरोधी निकाय ने कहा कि आग लगने के कारण की जांच शुरू हो गई है और पुलिस ने निर्माण कार्य से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के कई जिलों पर ड्रोन और मिसाइलों से किए गए हमले, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 11 घायल। तुर्की में बोस्फोरस स्ट्रेट के पास ब्लैक सी में रूस की शैडो फ्लीट के एक टैंकर कैरोस में हुआ धमाका, जिससे इंजन रूम में लगी भयंकर आग। अधिकारियों ने बताया कि आग कथित तौर पर बाहरी टक्कर के कारण लगी। वहीं तुर्की की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने बताया कि तुरंत बचाव अभियान चलाकर दोनों जहाजों को कुल 25 क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाल लिया गया। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने की अर्नेस्टिना के गोडॉय के अस्थायी रूप से मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्ति की घोषणा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक के घर पर भ्रष्टाचार विरोधी छापेमारी के बाद उन्हें बर्खास्त करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया में उत्तरी आचे प्रांत और पश्चिमी सुमात्रा में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 174 हुई। 79 लोग अभी भी लापता। बाढ़ और भूस्खलन के कारण हजारों परिवारों को अस्थायी आश्रय गृह में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। फिलहाल बचाव अभियान अभी भी जारी है, लेकिन कई इलाकों तक मदद पहुंचना अभी भी मुश्किल। पेरू के राष्ट्रपति जोस चेरे ने कहा कि उनकी सरकार देश की दक्षिणी सीमा पर आपातकाल का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा सरकार इलाके में ज्यादा सशस्त्र बलों को तैनात करेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में वेनेजुएला के प्रवासी चिली से उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां अप्रवासी विरोधी भावनाएं बढ़ गई हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को रांची में होने वाले पहले वनडे मैच को लेकर शहर में उत्साह चरम पर है। दोनों टीमें रांची पहुंच चुकी हैं और मैच से पहले मैदान पर जमकर पसीना बहा रही हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीकी टीम ने रांची के JSCA स्टेडियम में अभ्यास सत्र में भाग लिया। टीम इंडिया के विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, रविंद्र जडेजा और पूरी टीम मैच पर उतरी और करीब 3 घंटे तक अभ्यास किया।
30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमें जीत के साथ वनडे सीरीज की शुरुआत करने उतरेंगी। रांची के क्रिकेट प्रेमियों में मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने ब्रिस्बेन में होने वाले एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट से पहले पूरी तरह फिट होने की उम्मीद जताई है। हालांकि उन्होंने पर्थ की पिच की कड़ी आलोचना की है। ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में कप्तान पैट कमिंस के बिना खेलेगी। कमिंस पीठ की चोट के चलते ब्रिस्बेन में होने वाले दूसरे टेस्ट में भाग नहीं ले पाएंगे। बीसीसीआई ने घोषणा की है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम 21 से 30 दिसंबर के बीच श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलेगी। सभी मुकाबले विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे। श्रीलंका की टीम 2016 के बाद पहली बार भारत में द्विपक्षीय T20 सीरीज खेलने जा रही है और भारत श्रीलंका के बीच पहला T20 21 दिसंबर को विशाखापट्टनम में होगा। FIH जूनियर विश्व कप में भारत ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। रोशन खुजूर और दिलराज सिंह के 2-2 गोल की मदद से भारत ने चिली को 7-0 से हराया। भारत के लिए अजीत यादव, अनमोल एक्का और कप्तान रोहित ने भी गोल किए। अंडर 21 वर्ग में दूसरे नंबर पर काबिज भारतीय टीम आज अपने दूसरे पूल बी मैच में ओमान से भिड़ेगी। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली। तन्वी ने क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की हैप्पी को 21-13, 21-19 से हराया। तन्वी शर्मा सेमीफाइनल मुकाबले में अब जापान के हिना अकेची से उनकी भिड़ंत होगी और हिना ने सुन यून को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के अन्य मुकाबलों में भारत की उन्नति ने हमवतन रक्षिता श्री संतोष आर को 21-15, 13-21, 21-16 से हराया। सेमीफाइनल में उन्नति का सामना तुर्की की चौथी सीड नास्लिहान एरिन से होगा। पुरुषों के दूसरे सेमीफाइनल में किदाम्बी श्रीकांत मिथुन मंजुनाथ आमने सामने होंगे। श्रीकांत अपने ही देश के प्रियांशु राजावत के इंजर्ड होने के बाद आखिरी 4 में पहुंचे। वहीं मिथुन ने मनराज सिंह को 21-18, 21-13 से हराया। महिला डबल्स इवेंट में टॉप सीड गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली ने 5वीं सीड तुर्की की बेंगिसू अरसेटिन को और नाजलिन इंसी को 21-15, 21-16 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।